और मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, ये मोटा चल रहा है ना, ये स्पेशल मंगवाए हैं, यहाँ नहीं मिलता है मार्केट। तो मौलिक अधिकार समझो क्या है। ये जो मौलिक कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट सबसे पहले 1215 में, बात नहीं करो, ध्यान समझो, 1215 में ब्रिटेन में राजा रहते थे, तो वहां पे डिमांड की गई जनता के द्वारा, भाई हम लोग का भी कुछ अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो उसको जो चीज अधिकार दिया गया, जो जनता ने अपने लिए डिमांड किया वो अधिकार दिया गया, उसी को आगे चलकर हम लोग मौलिक अधिकार का नाम दिए। मैंने सबसे पहले ब्रिटेन में दिया गया राजा के द्वारा, लेकिन लिखित रूप से सबसे पहले कहाँ दिया गया? अमेरिका में, अमेरिका में। ठीक है ना, अमेरिका में सबसे पहले दिया गया। अब हम लोग कहाँ से लिए मौलिक अधिकार? अमेरिका से। मतलब फंडामेंटल राइट्स हम लोग कहाँ से लिए हैं? यूएस से। यूएस से मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, वहां से लिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन एक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। नागरिकता कहाँ से ली गई है? नागरिकता ब्रिटेन से। ये सब याद रखो भाई, नागरिकता ब्रिटेन से और मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार राज्यों से नागरिकों को संरक्षण देता है, संरक्षण प्रदान करता है। दिखाई दे रहा है? मार्कर चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, क्या करता है? राज्यों से नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है? मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिसके द्वारा किसी भी नागरिक का, किसी व्यक्ति का, किसी भी जीव का नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होता है। मौलिक अधिकार अगर पूछे कोई कि मौलिक अधिकार क्या है, तो क्या कहोगे? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास कर सकता है। इसका मतलब अगर मौलिक अधिकार हटा दिया जाए तो वहां के नागरिकों, वहां की जनता, वहां के व्यक्तियों का बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। और ये तीनों विकास बहुत जरूरी हैं। बौद्धिक मतलब अपने बुद्धि लेवल पे, नैतिक मतलब नैतिकता अंदर आनी चाहिए, शिष्टाचार अंदर आना चाहिए, नैतिक, और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे बैठ जाए, ध्यान लगा दें, हम करेंगे ध्यान यहीं पे, ठीक है, तब तक पुलिस आए और कहे उठ जाओ, ये कौन सा जगह है ध्यान करने का, हटो यहाँ से, ध्यान हमारे राज्य में नहीं होगा, तो हमारा आध्यात्मिक विकास हुआ? आध्यात्मिक विकास नहीं होगा तो क्या हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध बन सकता है? कोई महावीर स्वामी बन सकता है? विवेकानंद बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो जरूरी क्या है नागरिकों को कि वहां आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है, बौद्धिक क्षमता का विकास होना चाहिए और नैतिकता का भी विकास होना चाहिए। ये तीनों विकास हो, इसके लिए जरूरी है कि वहां पे क्या होना चाहिए? मौलिक अधिकार उस व्यक्ति को दिया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब बात ये आती है कि सर मौलिक अधिकार अगर दे दिया जाए तो इससे क्यों छीना जाएगा, क्यों वंचित किया जाएगा? बात समझ में आ रहा है? मतलब हम बैठ गए यहाँ पे योगा करने के लिए, बैठ गए ध्यान लगाने के लिए, तो इससे राज्य को क्या परेशानी है? हमको क्यों हटाएगा? नहीं हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। मतलब चाहिए शब्द आ रहा है ना, लेकिन हटा दे तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। तो वही मौलिक अधिकार में दिया गया। यहाँ जितने भी अनुच्छेद आएंगे, यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है इस चैप्टर में। चैप्टर में टॉपिक ज्यादा है, 12 से 35 तक। पहले चैप्टर में कितने अनुच्छेद? 7, 4, दूसरे में, तीसरे में कितना है ये बताओ? 23। क्लियर हो? पता नहीं, अरे दिख रहा है, घटाना है भाई। ठीक है, इतना है। मतलब हर एक टॉपिक में, मतलब हर एक अनुच्छेद में जो भी बात किया जाएगा वहां तुम रिलेट करोगे कि अगर ये नहीं होता तो रियल में बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक का कहीं ना कहीं हनन होता। ठीक है ना। चलो हम ये तो बातें कर ली मौलिक अधिकार क्या है। अब सर ये बताइए कि ये राज्यों से नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि एक राज्य होता है जहां पे एक राजा होते हैं, राजा होते हैं, और ये राजा ही नागरिकों का
बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास रोक सकते हैं, और कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। तो इन्हीं से अगर हम इनको बचा लें तो तीनों विकास हो जाएगा, और तीनों विकास हो जाएगा तो मतलब मौलिक अधिकार मिल जाएगा। क्लियर है? अब चलो यहां बात करते हैं अनुच्छेद 12 का। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा? वो राज्यों की परिभाषा दी गई है, परिभाषा, ठीक है ना? राज्यों की परिभाषा दी गई है, मतलब जो ये राज्य हम लिखे हैं ना कि राज्यों से नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है, तो 12 में बताया है कि कौन राज्य है। हम तो जानते हैं कि बिहार राज्य है, यूपी राज्य है, फिर वो कौन सा राज्य है जिससे संरक्षण प्रदान? हम योगा करने बैठे नीतीश कुमार भगाएंगे? हम अगर यहाँ पूजा करने बैठेंगे तो मोदी भगाएंगे? नहीं। तो कौन भगाएगा भाई? किसको हम राज्य मानेंगे? तो इसमें परिभाषा दिया गया है। अब क्या परिभाषा है? राज्य कौन कौन हो सकते हैं? तो समझो, केंद्र की सरकार राज्य है, ठीक है ना? राज्य में राज्य की सरकार आपकी मतलब विधायिका, पंचायत स्तर पर मुखिया राज्य में आएंगे। ये अगर रोक रहे हैं तो आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। अगर आपका तीनों में से कोई विकास हो रहा हो और वहां पे अगर राज्य आके रोक रहा है, राज्य में कौन कौन हो गया? केंद्र में राज्य मतलब स्टेट वाला, पंचायत स्तर पर, ये जिला स्तर पर जिला परिषद हो गए, ये हो गए, ठीक है, डीएम ये भी हैं। ये जितने लोग हैं जो आपको रोक सकते हैं उनका इसमें पूरा विवरण दिया गया है, इसलिए कि जब तुम जाओगे, मान लो तुम्हारा हनन हुआ कि हमारा नैतिक विकास हम कर रहे थे और ये रोक दिए, कोर्ट में जाओगे, कोर्ट पूछेगा ना कि ये राज्य हैं, तो नहीं, ये तो हमारे पिताजी हैं, भाग यहां से। पिताजी राज्य थोड़ी हैं, पिताजी रोक रहे हैं कि पूजा मत करो, तो भाई पिताजी और तुम समझो। हम तो लिखे हैं क्या कि राज्यों की परिभाषा दी गई है। राज्य अगर राज्यों से नागरिकों का संरक्षण प्रदान किया गया है, पिताजी से बच्चों का संरक्षण नहीं प्रदान किया गया। क्लियर है? अब दिमाग में आएगा, इसका मतलब अगर कोई गार्जियन चाहे तो बच्चों का नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शोषण कर सकता है ना? आगे उसका ही प्रावधान है, नहीं कर सकता, आगे उसका भी प्रावधान है। इसमें यही है कि राज्यों की परिभाषा, तो राज्य में समझ गए आप लोग, जितने प्रशासनिक लोग हैं लोकतंत्र में, जितने चुन के आ रहे हैं, जिनको सरकार अधिकार दिया है, वो क्या कहलाएंगे तुम्हारे लिए? राज्य कहलाएंगे। अर्थात अगर वार्ड है वो भी क्या है? राज्य ही है आपके लिए, ठीक है ना? उनके खिलाफ तुम कोर्ट में जा सकते हो, इसलिए कि राज्य से संरक्षण मिला है तुमको। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना? और कोर्ट इसके लिए तैयार रहता है, कोर्ट हमेशा तैयार रहता है भाई, किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। आगे समझो, अनुच्छेद 12 हो गया ना, अनुच्छेद 13 देखो, ये तो और कमाल का है। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और मतलब इसके पास, मतलब न्यायालय के पास पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। अब पुनर्विलोकन क्या होता है? पुनर्विलोकन का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे भी कार्यपालिका और विधायिका जो कानून बनाए, कार्यपालिका जो कानून का पालन करवाए, यही दो लोग हमारा शोषण कर सकते हैं। समझ आ रहा है? कार्यपालिका और विधायिका। अगर विधायिका कोई भी ऐसा कानून बनाए संसद में बैठ करके जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होने की शंका हो, हनन हो नहीं रहा हो, हम क्या कर रहे हैं? शंका हो, या कार्यपालिका कोई ऐसा कार्य करे जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होने की संभावना हो, अनुच्छेद 13 के तहत न्यायालय तुरंत उसको रोक देगा, रुक जाओ, और जीरो घोषित कर देगा, शून्य घोषित कर देगा। मतलब संसद भवन में प्रधानमंत्री, पूरे मंत्री, राष्ट्रपति सब लोग बैठ के एक कानून बना रहे हो, भाई सबसे बड़ी सत्ता है, और सुप्रीम कोर्ट इधर से देख रहा है, अच्छा बनाओ 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 बनाओ। जैसे ही बना देगा तो देखा क्या गया कि ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बिना पूछे उसको अगले दिन कह देगा कि ये कानून जीरो, और खत्म हो जाएगा कानून। तो अनुच्छेद 13 है ना कमाल का। हमारे संविधान बनाने वाले लोग ऐसे ऐसे अनुच्छेद डाले हैं इसमें कि तुम तोड़ते रह जाओ। पूरा संविधान पढ़ लोगे ना तो आश्चर्यचकित हो जाओगे कितना बुद्धिमान थे वो लोग जो संविधान बनाए गए। आने वाले समय में क्या क्या समस्या हो सकती है, कौन क्या कर सकता है, सबका सलूशन इसमें डाल दिया गया। भाई कोई राजा आ सकता है ना तानाशाह और कह दे कि हम कह रहे हैं कि भारत में 20 वर्ष से पहले के जितने लड़कियां हैं सबका मतलब शिक्षा रोक दिया जाए,
तो ये तो मौलिक अधिकार का हनन हुआ, इसलिए कि अगर शिक्षा रोक दोगे तो नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा। तो जैसे ही ऐसा कानून पास होगा और मान लो कि वहां वैसे लोग भी चले जाएं सदन में, यहाँ पास हो जाए, तो तुरंत अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी, 0। अगर राज्य सरकार बना रही है अपने राज्य के लिए तो हाई कोर्ट कर देगी 0। क्लियर हुआ? तो 12 और 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 क्या कहता है, राज्यों की परिभाषा दी गई है। राज्यों में कौन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत स्तर पे सरकार जो है, ठीक है ना। 13 क्या कहता है कि अगर विधायिका कोई भी ऐसा कानून बनाए जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो, या कार्यपालिका कोई भी ऐसा कार्य क्रियान्वित करे जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको 0 कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। क्लियर है? और इसमें किसी को जाना भी नहीं पड़ता है। और समझ आया? ये नहीं कोई जाए केस करेगा, सर देखिए मोदी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, 0 कीजिए इसको, ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट खुद देखती रहती है कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो तुम कहोगे कि सर इतना कानून कोई बनता है तो उसका जनता विरोध करते है, सुप्रीम कोर्ट 0 क्यों नहीं करती है? इसलिए कि मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा ना, तो उसके बाद सरकार कुछ भी कर ले, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए, अब ये दोनों को छोड़ दिया जाए, ये दो तो स्पेशल दे दिया गया। अब कहा गया कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार मिले थे। कितने मिले थे? 7 मिले थे। 7 मौलिक अधिकार। अभी इन 7 में कौन कौन अधिकार हैं इनको लिखना है हमको। चलो यहां लिख दे बाबू, दिखाई दे रहा है। पहला, समानता का अधिकार। किसका बाबू? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना, यहां लिख दे। चौथा, समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना। पांचवा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। छठवां, संपत्ति का अधिकार। सातवां, यहां 12 कर देते हैं, ठीक है ना। सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर बाबू? 7 हो गया हमारा। अब देखो कहां से कहां तक अनुच्छेद है। ये 2 अनुच्छेद तो हम स्टार्टिंग में बता दिए। अब देखो ये समानता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार है, ये 19 से लेकर के 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 है। ठीक है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यहां लिख देते हैं, यह 25 से लेकर के 28 तक है। शिक्षा और संस्कृति का 29-30 है। संपत्ति का 31 है और संवैधानिक वाला 32। ये अनुच्छेद है हमारे। 12 से 35 तक पढ़ाए थे, 12-13 बता दिए, 32 तक पहुंच गया। ठीक है ना। अब ये बात आई कि देखो यहाँ पे कितने मौलिक, क्वेश्चन पूछा गया कितने मौलिक अधिकार मूल में, मूल मतलब जब बना था, लेकिन आगे चल के एक मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। कौन सा? छठा वाला, ये संपत्ति का अधिकार काट दिया गया। इसका मतलब अनुच्छेद 31 क्या कर दिया गया? गायब कर दिया। अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया? गायब कर दिया गया। अब ये अनुच्छेद 31 को ला करके और अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। कहां रख दिया गया? 300 के क में। किस भाग में बाबू? भाग 12 में। भाग 3 से उठाकर, ये भाग 3 है ना जी, भाग 3 से उठाकर कहां रख दिया? भाग 12 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। भाग 3 से उठाकर भाग 12 में। अब क्यों किया गया? अनुच्छेद 31 को खत्म कर दिया गया, तो अनुच्छेद 31 को निरसित या विरमित कहते हैं, मतलब हटा देना, और उसको 300 के क में रख दिया गया। क्यों? अभी आपको बताया कि अगर मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं
तो सरकार तो छोड़ो, सरकार का बाप भी नहीं छीन सकता है, पता है ना। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर छत्र छाया करके, जिस प्रकार शेषनाग का छाया है विष्णु भगवान पे, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट क्या किया है, छत्र छाया करके कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। संसद अगर कोई कानून बना रही है कि हमको चाहिए, तुरंत कैंसिल कर देगा, हटाओ, क्लियर है। अब बताओ, मान लो अपने गांव में अगर एयरपोर्ट बने तो गांव का विकास होगा कि नहीं होगा, विकास होगा ना। अब समझ में आ रहा है लेकिन कहा जाता है कि जब प्रथम राष्ट्रपति बने थे, कौन, ऐसे नाम ले लोगे, देखो अब बिहार के लोग ना बाबू राजेंद्र प्रसाद कहते हैं प्यार से, ठीक है ना, अरे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहिए, ठीक है। तो कहाँ के थे, अपने जी डिस्ट्रिक्ट, अपने पड़ोसी जीरादेई, तो हाँ, तो वहां पे कहा गया कि क्या किया जाए, बढ़िया मतलब इंडस्ट्री वगैरह लगे, यहाँ के लोग रोक दिए, कहे कि पढ़ लिख के अब बन गई राष्ट्रपति, तब जमीनिया खत्म हो जा, खेती हो ना होके, समझ में आ रहा है ना। पहले के लोग कहते कि नहीं, अब खेती नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, दिक्कत है। तो अब हम लोग समझ में आ रहा है कि होना चाहिए। अब अगर एयरपोर्ट बनाना है तो जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए। अब गांव के बाहर जितना अरहर का खेत है उधर ही खाली है ना, गवर्नमेंट आई कहेगी हम ये पूरा क्षेत्र है, यहीं पे हम क्या करेंगे, बनवाएंगे। और जैसे ही बनवाने की बात आए, सब लोग दे दिए, बीच में एक बीघा जमीन का कि हम नहीं देंगे। तो अरे भाई एयरपोर्ट बनाना है, नहीं देंगे भाई, और देंगे ही नहीं, क्यों, अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार में किसी माई का लाल में औकात नहीं है कि हिला दे। अब सुप्रीम कोर्ट ऊपर से खड़ा है, हाँ भाई उसका मौलिक अधिकार है, हटाना नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सरकार कहेगी भाई बात दिक्कत है, ये क्या करो, इसको हटाओ पहले। मान लो कि हम लोग हैं बॉर्डर पे पाकिस्तान के, अब पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारा गांव है, और उसको क्या करना है कि एक मतलब सैन्य अड्डा बनवाना है, कैंप बनवाना है। अब आइए और गांव के लोग कहना ना सैन्य अड्डा नहीं बनने देंगे अपनी जमीन में, प्रॉब्लम होगी। हाईवे बनवाना हो कि भाई लड़ाई होगी तो हमारा जेट विमान इसी हाईवे पे उतरेगा, तो चौड़ा पट्टी बनवाना है, नहीं हम खेत देंगे ही नहीं, एक कट्ठा ही है लेकिन बीच में हम नहीं देंगे, तब दिक्कत होगा ना। तो क्या किया गया बाद में चल के, संपत्ति के अधिकार को हटा करके, सर अगर मौलिक अधिकार से हटाएगा तो कहाँ रखा गया, कानूनी अधिकार में। कहाँ पर रखा बाबू, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। अब आपसे कोई पूछेगा कि मौलिक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है तो क्या है, कानूनी अधिकार। इसका मतलब सर जिसको जब मन करेगा मौलिक अधिकार से हटा दिएगा तो हमारा जमीन कोई ले लेगा, नहीं, सरकार लेगी विधिक रूप से। विधिक का मतलब कि जो नियम कानून है उसके तहत, बात समझ आ रहा ना। और यही कारण है कि सरकार जब चाहे जिसका जमीन वो ले सकती है। और एक चीज बताएं, जमीन रियल में सरकार का ही है, हम लोग लिए हैं। और आप जानते हो ना कि जमीन का रसीद कटता है, रसीद कटने का मतलब क्या होता है, तुम टैक्स देते हो वहां पे, हाँ बहुत नाम मात्र का टैक्स है, वही 1 बीघा का कटाए, हम जाके 1 साल में तो पता चला कि 200 रुपया 250 रुपया 100 रुपया आया, नहीं आया ना। अब ले जाकर CI को खिला दो 500 रुपया, बात अलग है, भाई CI साहब रसीद काट दीजिए, तो बात अलग है, नहीं तो पैसा बड़ी कम लगता है। लेकिन फिर भी एक नाम मतलब है ना कि तुम सरकार का जमीन लिए हो, हाँ तुम्हारे नाम से है तो लीगल है, लीगल मतलब कानूनी रूप से है, ठीक है ना। तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। अब कब हटाया गया, तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत। कब, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया। क्यों किया गया समझ में आ गया होगा। भाई देश को जमीन की जरूरत पड़ेगी, लोग देंगे नहीं। एक चीज जान लो, बैंक में रखा हुआ पैसा या तुम्हारा जितनी संपत्ति है सब अगर सरकार चाहे तो कानूनी रूप से ले सकती है। किस कंडीशन में, मान लो कि हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है नहीं, मतलब मान लो, ठीक है, और देश किसी संकट से जूझ गया, विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, हमारी सेना लड़ रही है, पैसे की कमी है, हथियार नहीं है, उस समय सरकार कहेगी जितने लोगों का अकाउंट में पैसा है हमको पैसा चाहिए और तुमको देना ही होगा। क्यों, भाई देश सुरक्षित रहेगा तब तुम्हारा पैसा सुरक्षित है। कहा था ना कि हम लोग का जब 62 में युद्ध हुआ था या 71 में युद्ध हुआ था तो घर की महिलाएं सोना चांदी निकाल के दे दी थी, बैंक का तो बात ही हटाओ, इसलिए हथियार नहीं रहेगा तो क्या करोगे। तो संपत्ति का अधिकार कौन सा का अधिकार है, कानूनी अधिकार। अच्छा उस समय महिलाएं दे दी, आज नहीं देंगी, उस समय इमोशनल थी कि भाई अभी 62 की बात है, अभी 47 में तो मार खा के निकले हैं आजादी से, मतलब आजादी मिला है,
फिर गुलाम ना हो जाए। अब हम लोग का दौर तो गुजर चुका है, गुलामी तो देखे नहीं है, तो हम लोग देंगे नहीं, तो जबरदस्ती लेगा कानूनी अधिकार। क्लियर है ना? चलो अब देखते हैं कि ये क्या है सर। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखो समानता का अधिकार, अनुच्छेद अभी नहीं समझा, अनुच्छेद हम अगले क्लास में समझाएंगे, अभी केवल मतलब देते हैं। समानता का अधिकार में 14 से लेकर 18 तक 5 आर्टिकल है। इसमें आपको मतलब भारत जो राज्य है ना, वो अपने यहाँ के नागरिकों को समान व्यवस्था देगा। समान व्यवस्था का मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जैसे इसमें 5 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 14, ठीक है ना, 14 कहता है, अब चलो बताएं देते, नहीं बताएंगे समझा नहीं पाएंगे। अनुच्छेद 14 कहता है कि जो कानून है उसके समक्ष, उसके नजरों में सभी लोग समान होंगे। होता है कि नहीं होता, बताते रहना भाई। मान लो कि हम यहाँ के मतलब राजा के लड़के हों, ठीक है ना, और तुम किसी गरीब के लड़के हो, और हम भी एक मर्डर कर दिए, तुम भी एक मर्डर कर दिए, तो क्या हमारे लिए सुनवाई अलग होगी, तुम्हारे लिए अलग होगी? धारा 302 हमारे ऊपर भी लगेगा, धारा 302 तुम्हारे ऊपर भी लगेगा। यह अनुच्छेद 14 के अनुसार अगर इधर उधर हुआ तो मौलिक अधिकार है तुम्हारा कि तुम तुरंत जाओ कोर्ट और कहो कि सर देखिए अमीर के लड़के हैं तो उनके लिए धारा अलग, गरीब के लड़के हैं तो अलग लग रहा है। अब तुम ये कह सकते हो कि सर हो सकता है कि उसके ऊपर FIR ना हो, ये अलग चीज है। FIR ना हो तो बात अलग है, FIR होगा तो धारा वही लगेगी। क्लियर हुआ ना? जैसे मान लो कि हम मंत्री के बेटे हैं, जा रहे हैं, हमारी बाइक में शराब पकड़ा गया, अब दरोगा देख के कहा भाग जा मारेंगे, पापा से कह देंगे तुम्हारे, मंत्री के बेटे हो तो। और कोई नॉर्मल जा रहा है तो उसको 4 डंडा दे के और धारा लगा देगा, तो सर ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ। संविधान की नजर में नहीं हुआ, क्यों? वो पकड़ेगा ना अगर, और जब FIR करेगा तो दोनों पे बराबर होगा, नहीं किया तो अब दरोगा की गलती। क्लियर है? वो दरोगा की गलती। तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अच्छा अगर नहीं देता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक का नुकसान होता कि नहीं होता? हम बाइक से जा रहे हैं, कोई मंत्री का लड़का बाइक से जा रहा है, या कोई बड़े घर का लड़का जा रहा है, अब हमारे में भी शराब है, उसके पास भी शराब है, हमको पकड़ के और कह दिया कि आजीवन कारावास, और उसको कह दिया अच्छा तुम इनके लड़के हो, 2 साल की सजा, तो हमारे अंदर गुस्सा आएगा ना, हमारा विकास नहीं हुआ, मतलब हमारी मेंटलिटी कहीं ना कहीं डाउन होगी, और डाउन होगी तो ये देश के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो 14 समझ में आ गया। 15 कहता है कि जो राज्य है वह जन्म के आधार पर, मतलब जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो क्या किया जाता है? IAS का फॉर्म निकला है, तुम उर्दू बोलते हो तो नहीं भरोगे, ऐसा होता है क्या? IAS का फॉर्म निकला है, तुम मेल हो तो नहीं भरोगे, या फीमेल हो तो नहीं भरोगे, ऐसा होता है? नहीं। या IAS का फॉर्म निकला है, तुम तमिलनाडु से हो, तुम नहीं भरोगे, ऐसा होता है? नहीं। मतलब कहीं भी इन सब चीजों से भेदभाव नहीं किया सकता है, अनुच्छेद 15 कहता है। लेकिन अनुच्छेद 15 का एक और उप आर्टिकल है, वो कहता है कि राज्य चाहे तो अपने यहाँ विशेष रूप से प्रावधान कर सकता है। जैसे तुम कहोगे कि सर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है, और हम और एक लड़की दोनों लोग ले गए फॉर्म, तो रिजर्वेशन वाला कह रहा है सोनू तिवारी, रीमा पाठक, ठीक है, एक ये लेडीज का सीट है, तुम बाहर जाओ, और उनको दे दिया, तो ये तो लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ ना, लड़की को क्यों दिए, लड़के को हटा दिए, होगा ना? तो ये राज्य चाहे तो अपने यहाँ कर सकता है, ये उसी में लिख दिया गया, अभी बताएंगे क्यों। अब आते हैं अनुच्छेद 16 पे। अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य जितना लोक नियोजन का कार्य करेगा, लोक नियोजन का मतलब कि जो भी उसके यहाँ भर्तियां आएंगी उसमें बराबरी का प्रावधान करेगा, ठीक है। लेकिन 16 का अनुच्छेद 4 कहता है, 16 का 4 कहता है कि राज्य चाहे तो अपने यहाँ विशेष प्रावधान कर सकता है। आप कहोगे यार तब क्या बराबरी की भावना रह गई? राज्य चाहे तो अपने यहाँ विशेष प्रावधान कर सकता है, और इसी विशेष प्रावधान के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर 16 में लोक नियोजन का, अगर 16 का 4 नहीं होता तो 16 क्या कह रहा है? लोक नियोजन में बराबरी का अधिकार। तो जैसे ही आएगा कि 50% सीट इस कैटेगरी के लिए, 10% इसके लिए, 20% के लिए, क्या होता? मौलिक अधिकार का हनन, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट रोक देता, नहीं होगा। तो उसी में जोड़ दिया गया अनुच्छेद 16 के 4 में कि राज्य चाहे तो अपने यहाँ कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि सर राज्य चाहे कर सकता है, तो फिर समानता की बात कहाँ आ गई? समानता की बात आई
हमारे संविधान निर्मात्री लोग या जो संसद में बैठे हैं मूर्ख नहीं बैठे हैं। ये समानता लाने के लिए ही किया जा रहा है। बात समझ आ रहा है? समानता लाने के लिए ही किया जा रहा है। जैसे तुम चले जाओ गांव में, थोड़ा सा पानी पी लेने दो, ज्यादा हो जाएगा। मान लो हम आ गए यहाँ पे, तुम 100 लोग हो पढ़ने वाले, ठीक है। अब हम क्या किए कि आए और बोले कि हाँ सब लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है, सब लोग हाई स्कूल करके आए हो, तो हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इंटर से हम। और लेक्चर इंग्लिश में देना स्टार्ट किए। आधे ऐसे देखेंगे से, कुछ को पकड़ में आएगा, कुछ ऐसे देखेंगे, कुछ को नींद आ जाएगी। अगले दिन से जो ऐसे देख रहे हैं और जिनको नींद आ गई वो आना बंद कर देंगे, ठीक है। अब 100 में से पढ़े कितने हैं? 20, 30। आने वाले समय में हमको 100 बच्चों की जरूरत थी ना देश चलाने के लिए, मिले कितने? 20, 30। कारण ये कि जो बाकी 70 थे उनका फाउंडेशन हाई स्कूल तक वीक था। यही हुआ है ना, कोई हाई स्कूल तक पढ़ के 3rd ईयर आया है, कोई 4 पढ़ा है, कोई अंगूठा छापा है और आ गया है क्लास में। तब क्या किया जाए? टीचर को क्या करना चाहिए आप बताओ? बताओ एक टीचर को क्या करना चाहिए? 20 लोगों को पढ़ा के छोड़ देना चाहिए? 100 को पढ़ाना चाहिए? 100 को। तो 100 को किस तरीके से पढ़ाएं? अगर हम ये कह रहे हैं, ध्यान समझो, अगर हम ये कह रहे हैं चलो भाई तब जो अंगूठा छापा है हम क ख से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो हाई स्कूल का पढ़ के आया है 10 साल का बर्बाद करके, पागल थोड़ी है तुम्हारे क्लास में बैठेगा, वो निकल के चला जाएगा। तुम क ख वालों को पढ़ाओ, ठीक है। अब जब क ख वालों को पढ़ाएंगे तो हम कब तक तैयार कर पाएंगे? हमको तो फाइट भी दिलवाना है ना। अब बताओ क्या करेंगे? भाग देंगे, बांट देंगे, तो उतना टाइम है हमारे पास नहीं। देखो क्या करेंगे, कहेंगे भाई चलो ये लेक्चर हमारा हो गया, अब इसमें समझ में आ गया सबको, तो इनको एक कैटेगरी में कर दिए। इसमें से हम इधर आए, चलो भाई लेक्चर में किसको भी हाँ सर हमको ये वाला आया, ये वाला नहीं आया, चलो तुम लोग एक कैटेगरी में आ जाओ। सर हमको कुछ समझ नहीं आया, चलो तुम एक कैटेगरी में आ जाओ। अब क्या करेंगे, लेक्चर चलेगा प्लस इनके ऊपर 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत, जो इनको समझ में नहीं आया, इनके ऊपर 2 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत जो समझ में आ जाए। और 6 महीने से साल भर में हम ऐसा कोशिश करेंगे कि सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कि हमारा देश विकास कर जाए। अब समझ में आया? ध्यान समझना इस चीज को, बहुत ही जरूरी है। समाज में बहुत ही उल्टा पुल्टा फंसा हुआ है मैटर, ठीक है। अब यहीं पे आ जाओ, जैसे हुआ क्या कि जब संविधान लागू हुआ, पढ़ने की बात आती है, तो उस समय जो लोग पढ़े लिखे थे, रियल में जिनके पास पैसा रहेगा वो पढ़ेगा, तो पढ़े लिखे जो वर्ग थे उनको ला दिया गया जनरल में, जो थोड़ा सा वीक उनसे थे उनको ला गया ओबीसी में, जो और वीक थे एससी में, और वीक एसटी में। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब मतलब जो जंगल में है। अब बताओ जंगल में जो जिनका जीवन ही है कि लकड़ी काटना दिन भर, बकरी या मुर्गी कुछ है पालन करना, मतलब पेट भरना, अब उनको हम कहेंगे चलो चलो IAS का कोचिंग करवा देते हैं, तुम्हारा एडमिशन करवा देते हैं, तो हंसेगा ना। और एक चीज और बता रहे हैं, अगर हमारे देश में 100 युवा हैं और केवल 20 युवाओं के कंधों पे देश का भार दोगे, तो 80 तो व्यर्थ हो रहा है ना। 80 को भी उस कैटेगरी में ला दो कि 100 के ऊपर कंधे पे जाएगा, तो देश क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो आरक्षण क्या है? आरक्षण है कि जो भी दबे कुचले वर्ग हैं उनको क्या करो, ऊपर लेके आओ, और जब सब बराबर हो जाए तो दौड़ा दो। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या दिक्कत होता है ना, जैसे राजनीतिक पार्टियां, अच्छा ये सब कोई बताता है, राजनीतिक पार्टियां ना फायदा उठाई, पहले लागू नहीं किया गया, संविधान लागू हुआ उसी समय लागू करना चाहिए था, नहीं किया गया, लागू करते 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 1990 आ गया, 92 में लागू किया गया। अब दूसरा चीज, ये जब कर दिया गया, ये बताओ अब इस टीचर को, टीचर मतलब सरकार, समझ रहे हो ना, इस टीचर को तुम ये कह दो कि नहीं नहीं ठीक पढ़ा रहे हो, 1 घंटा जो लेक्चर दे रहे हो वो पढ़ाओ, 2 घंटा इनको एक्स्ट्रा पढ़ाओ, 3 घंटा इनको एक्स्ट्रा पढ़ाओ, और पढ़ाते रहो। भाई वो तो पागल हो जाएगा, जीवन भर के लिए थोड़ी जिम्मा लिया है, वो तब तक एफर्ट लगा रहा है कि सब बराबर हो जाए। भाई चलो 6 महीने साल भर में बराबर है तो हम बराबर कर लें। तो राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई कि हर 10 वर्ष में जो आरक्षण है ना, हर 10 वर्ष में एक कमेटी बनाओ और जांच करो कि कौन सा वर्ग अब ऊपर उठ रहा है और कौन सा वर्ग नीचे गिर रहा है। जो वर्ग ऊपर उठ गया उसको आरक्षण से ऊपर जनरल में लेके जाओ, और जो वर्ग ऊपर उसमें दब रहा है उसको नीचे लेके आओ।
कुछ ओबीसी को एससी में लेके जाओ, कुछ एससी को ओबीसी में लेके जाओ, कुछ ओबीसी को जनरल में लेके जाओ, कुछ जनरल को ओबीसी में लेके आओ। जांच होना चाहिए ना, इसे बराबर करना है ना। अब जांच कौन करेगा, प्रॉब्लम ये है किसी की हिम्मत जो कहे कि अब हम एससी से इस जाति को ओबीसी में करते हैं, हो जाएगा उसी दिन दंगा। ओबीसी से हम इस जाति को जनरल में करते हैं, हो जाएगा दंगा। हो कि नहीं होगा? जनरल को हम इसमें ओबीसी में कर रहे हैं तो जनरल तो वोट दे देगा, अब ओबीसी लगेगा हमारे में धक्का मुक्की करोगे। प्रॉब्लम यह है। लेकिन समझना चाहिए ना, समझो इस चीज को, समझना चाहिए कि अगर तुम ऊपर उठ रहे हो तो खुश हो जाओ। बस मेरा खुश हो जाओ भाई। हम अरे भाई तुमको हम एक्स्ट्रा क्लास दिलवा रहे थे, एक्स्ट्रा क्लास दिलवा रहे थे स्कूल में, ऊपर उठ करोगे, हमको सर एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं, ये कॉन्फिडेंस से कहो ना। ये बताओ क्या अंबेडकर जी होते तो उनको एक्स्ट्रा होम ट्यूशन देना पड़ता? नहीं। तो जब अगर तुमको लगे कि नहीं हमको अब नहीं चाहिए, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसा राजनीतिक पार्टियां ऐसा करेंगी नहीं, वो खुद आके कहेंगी बताइए ओबीसी में इतने लोग हैं, एससी में आ जाए। अच्छा ठीक है, सबको एससी में कर दो, सबको एससी में कर दो, तो एससी वाले का क्या होगा? चलो हम ओबीसी को एससी में कर देते हैं तो एससी वाले क्या होगा? दिक्कत होगा ना, सीट तो उतना ही है, प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये समझ में जनता को नहीं आता, इसलिए कि संविधान नहीं पढ़ रहे लोग। जब तुम मालिक बनोगे, जैसे हम टीचर तुमको बना दें, टीचर मतलब सरकार बना दें, तो ईमानदारी से देखा जाए तो हमारा क्या है, हमारे पास जितने युवा हैं वो चाहे किसी कैटेगरी के हो, वो मुख्य धारा में आ जाएं और उनके ऊपर देश की जिम्मेदारी दी जाए तो बराबर कंधा मिला करके और देश को क्या करें, बड़ी तेजी से आगे लेके चले जाएं। यही उद्देश्य है संविधान का। अब उसमें खींचातानी एक प्लान उठाना है तुमको, ठीक है, और हम 10 लोगों को लेके गए, और उसमें कोई कमजोर है तो हम लोग कहते हैं ना बाबू तुम साइड में लग जाओ, और जो थोड़ा शरीर से अच्छा होता है कहते हैं बाबू तुम बीच में लगो, तो कहते हैं ना। अब बीच में जो लगा है वो कह रहा है कि नहीं नहीं हमको भी साइड में दीजिए ना, हम भी साइड में आएंगे। भाई सब साइड में चले जाओगे तो प्लान कहाँ जाएगी, देश कहाँ जाएगा? हर कोई चाहता है, हम जनरल में है तो चाहते हैं कि हमको भी एससी में डाल दो, सब वहीं जाने के लिए सोच रहे हैं, दिक्कत होगा ना। इसलिए सोच रहे हैं ना कि इसका किस लिए लाया गया, ये उद्देश्य बच्चों को बताया नहीं गया है, देश को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 16 में। अब आते हैं अनुच्छेद 17 पे। अनुच्छेद 17 कहता है कि देश से अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा। अनटचेबिलिटी बहुत जबरदस्त है ये, और क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत या अस्पृश्यता, किसी भी माध्यम से, जाति से, धर्म से, रोग से, निरोग से, किसी भी माध्यम से अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो, जैसा मान लो कि कोरोना हो जाए, WHO कहा है कि जिसको कोरोना हो जाए उसके इर्द गिर्द न जाए। अब तुम कहो कि हमको हुआ है और हमसे लोग छुआछूत कर रहे हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जाति से, धर्म से, लिंग से, जन्म स्थान से, किसी भी स्थान में भेदभाव छुआछूत नहीं करना है, ये अनटचेबिलिटी है। इसको कौन खत्म करता है? अनुच्छेद 17, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 17। क्लियर है? अच्छा, सब समानता की भावना लाने के लिए किया जा रहा है ना, हर जगह समानता आ जाए। अब आते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है कि सैन्य और कला के क्षेत्र को छोड़ करके कोई भी विशेष उपाधि आपको नहीं दी जाएगी। जैसे होता क्या था कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को कहे कि बापू, राष्ट्रपिता, तो महात्मा गांधी क्या बन गए? राष्ट्रपिता, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी कहे बाबू बन गए। एडोल्फ हिटलर कहा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, तो हम लोग कहते हैं नेताजी। उपाधियां उस समय बहुत दी जा रही थी, तो ये कहा गया कि उस समय के लोग योग्य थे तो उपाधियां दी गई, समझो, ठीक है ना। जैसे चंपारण में सत्याग्रह किए महात्मा गांधी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहे कि ये महात्मा आदमी है, तो उनको महात्मा गांधी कहा गया। संविधान के बनाने वाले लोग जानते थे कि आज जो योग्य है वो दिया जा रहा है, आने वाले समय में नेता खुद ले लेंगे सब। जैसे हम मुख्यमंत्री बने तो हम तुम लोगों से कह देंगे, जो हमारे चटकार हैं, कि देखो तुम लोग हमको कह देना कि राष्ट्रपिता का प्रदान है, ठीक है, कह देना, ठीक है ना, या कह देना कि मतलब विश्व गुरु, कुछ भी मतलब, और वो हम लिखवा लेंगे टाइटल। तो अनुच्छेद 18 जितनी उपाधियां थी उनका अंत किया गया कि आज के बाद कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। नहीं तो राष्ट्रपिता कितने बन जाते कोई पता ही नहीं था, नेताजी सब बन जाते, ठीक है। तो ये उपाधियों की क्या कर दी गई? अंत कर दी गई। सर लेकिन नेताजी तो मुलायम सिंह यादव कहा जाता है लीगल रूप से कहीं नेताजी उनको नहीं लिखा जाएगा। नेताजी अगर लिख दिया गया लीगल रूप से तो सुभाष चंद्र बोस ही होंगे, दूसरा नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? राष्ट्रपिता लिखा गया तो समझ जाएगा महात्मा गांधी है, ठीक है ना। बाबू,
राजेंद्र बाबू हैं, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो उपाधियों का अंत किया गया। हाँ, किसमें उपाधियां नहीं, मतलब कहीं दिखाओगे नहीं, किसमें दिखा सकता है? सेना में परमवीर चक्र, यहाँ यहाँ पूरा मेडल देखते हो ना, जाते हैं सब, तो इसलिए कि उनको अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 18 उनको अधिकार देता है कि तुम मेडल लगा सकते हो। भाई नहीं दोगे तो जो काम करते हैं वो लोग, रियल में हीरो कोई है तो आर्मी वाले हैं, ये तो हकीकत है। कोई भी कुछ भी कितना हो निस्वार्थ कर ले, उनके जैसा निस्वार्थ सेवा कोई नहीं कर सकता है। जहां पर हार्ट बीट जितना चल रहा है ना, उतना उतना गोलियों का बौछार हो रहा है, कब लग जाए कोई ठीक नहीं है। हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, एक बम कहीं अगर बखुदारी की तरफ फट जाए तो बंद करके भागेंगे, देखो चलो चलो दिक्कत हो जाएगा, और वहाँ हर सेकंड चलता है। तो भाई उनको तो विशेष सम्मान मिलना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें क्या कहा गया है कि विदेशों से अगर कोई उपाधि मिल रही है, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि, हाँ एक और चीज मिलता है, अभी बोले विद्वान में, शिक्षा और सैन्य को छोड़ करके, जैसे हम पीएचडी कर लिए तो क्या लिखा जाएगा? डॉक्टर सोनू तिवारी, ठीक है। तो ये डॉक्टर उपाधि हम लगा सकते हैं। तो शिक्षा और सैन्य को छोड़ करके बाकी सारी उपाधियों का अंत किया गया किसमें? अनुच्छेद 18 में। अच्छा, इसी में और कहा गया है कि अगर कोई विदेशी देश अगर किसी को उपाधि दे रहा है तो राष्ट्रपति के बिना अनुमति की उपाधि नहीं ले सकते। नहीं तो अभी हम मान लो कि भारत को गाली दे, पाकिस्तान की तारीफ करें, अब पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान हिंद की उपाधि इनको दे रहे हैं, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं, इसलिए कि भारत को गाली दे रहे हैं, तो हम जाके लेके इधर आके भोंक सकते हैं? नहीं भोंक सकते हैं। क्यों? इसलिए कि राष्ट्रपति यहाँ से अनुमति नहीं देंगे। भोंकने के लिए दे दें कि बाकी देखो, जब मिलेगा सम्मान तो पैसा ही मिलता है, तो तुम्हारे मन में भी लालसा मिलेगा, चार गाली अगर देने से मिल जा रहा है तो हम भी इसे बहा लें, हाथ धो लें, बाती गंगा में, ठीक है। इसलिए अंत किया गया है। मतलब देख रहे हो 14 से लेकर के 18 तक किस तरीके से संविधान निर्मात्री लोगों ने समानता लाने का व्यवस्था किया है। और अंतिम में इसीलिए जितना दुरुपयोग हो रहा है ना हर चीज का, भीमराव अम्बेडकर जी इसीलिए कह के गए कि आने वाले समय में अगर नेता लोग दुरुपयोग करें तो हमारी गलती, आने वाले समय में लोगों की गलती है। अभी तक 92 से लागू आरक्षण, अभी तक कोई भी आयोग ही नहीं बनी कि जांच हो जाए कि कौन आरक्षण का लाभ मिल रहा है किसको और किसको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब तुमको समानता लाने से कोई मतलब नहीं है, तुमको यह है कि हम दे देंगे तो ये लोग हमारे हो जाएंगे, अपना काम बनता भाड़ में जाए। जबकि हर 10 वर्ष पे संविधान में लिखा गया है। देखो कई लोग कहते हैं, जैसे देखो क्या होता है, जैसे जो जनरल में वो कहता है कि 10 वर्ष में खत्म होना था, खत्म नहीं हुआ, गलत बात। पढ़ो पहले संविधान, 10 वर्ष में खत्म नहीं करना था, 10 वर्ष में कमेटी बिठा के जांच करनी थी कि भाई ये बताओ, हम जब टीचर हैं अभी कह रहे थे कि तो हम 3 घंटा एक्स्ट्रा जब पढ़ा रहे हैं तो हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है ना कि हम 1 साल बाद देखें कि हम जो एफर्ट लगाए उसका परिणाम क्या मिला। अगर जितने एफर्ट लगाए उससे भी नीचे गए तो छोड़ दो भाई, तब क्यों एफर्ट लगा रहे हो? अन्ना ही तो 5 घंटा लगाओ, जांच करोगे तब तो पता चलेगा। तो 10 वर्ष बाद क्या करना था? जांच करना है भाई उसका क्या क्या लाभ हुआ। अगर बढ़िया किसी एक कैटेगरी को तो रखे नहीं हो, 10-12 कैटेगरी है तो जिसका लाभ हो गया उसको ऊपर करो, ऊपर में जिसको दिक्कत है उसको नीचे करो। हम लोग के दिमाग में क्या बैठा है? हम लोग के दिमाग में ये बैठा है ना कि हम इस जाति के हैं तो हम जनरल हैं, हम इस जाति का तो ओबीसी, हम इस जाति का तो एससी है। नहीं, ये आजादी के बाद बांटा गया है, तुम इसमें रहोगे और तुम्हारी दशा के ऊपर रखा गया है। अब समझ आ रहा है? तो हम लोगों को खुद हम तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन मतलब सरकार को ये चाहिए कि वो 10 वर्ष। अच्छा ये बताइए, अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर 10 वर्ष में जांच होनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए ना कि जांच करो। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अधिकार बस इतना है कि सलाह दे सकती है, बस समझ आ रहा है ना? तो स्टेट गवर्नमेंट की हाई कोर्ट अपने राज्य को और सुप्रीम कोर्ट अपने देश को सलाह देती है आपको जांच करनी चाहिए। और हमको याद है 2015 से यूपी हाई कोर्ट 4 बार सलाह दे चुकी है कि कमेटी बिठा के एक बार जांच कर लीजिए कि आपके आरक्षण का लाभ कितना हुआ और नुकसान कितना हुआ। जांच करें। जांच कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, कोई कुल्हाड़ी मारेगा? हम ही बन जाए मुख्यमंत्री, मारे कुल्हाड़ी अपने पैर पे? चलो हम जांच कर लिए, हमको दिख गया कि ये कैटेगरी ओबीसी से अब उठने वाली है, मतलब बढ़िया विकास करिए, इसको जनरल में डाल दें, और जनरल का ये वाला कास्ट ना मतलब नीचे है थोड़ा सा, इसको ओबीसी में डालते हैं। संभव है? कर दिए तब वोट तो खत्म होगा, आंदोलन हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा।
हालांकि ये कड़ा कदम सरकार को लेना चाहिए, जनता को समझा के, जनता को समझा ही नहीं सकते हो, पढ़ाई जो कर लेगा उसको समझ में आएगा भाई सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, बहुत हो गया हमको लग रहा है, कल पढ़ा जाएगा, हम लोग लिखेंगे।